नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो है हम L2 की जो SST है उसकी 7वां मॉडल पेपर लेकर आए और इसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और वीडियो के अंत में जो है कमेंट जरूर करना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए। अपनी 6 क्लासें हो चुकी है, जाकर जरूर देखें और जो भी स्टूडेंट बिना सब्सक्राइब किए हुए डेली देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना 1 लाख का टारगेट जो है उसको पूरा करने में जो है मदद करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब हो गया छोटे छोटे जो पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई थोड़े और छोटे होते हैं। वो क्षुद्र ग्रह की एक लेयर पाई जाती है अपने सौर मंडल में। वो ग्रह की जो एक कक्षा है वो कौन से 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो ये ग्रहों के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सोच लें अपना उत्तर। तो देखो ये लेयर जो पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की, ये मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जो है मंगल ग्रह है उसकी कक्षा और फिर जो है आपकी बृहस्पति की कक्षा है, उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो है क्या करते हैं उल्का पिंड टाइप से क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो घूमते रहते हैं पूरी कक्षा में। वो जो है उसके बारे में ही ये पूछा है। तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण समकोण बनाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। अपना उत्तर सोच के रखें। सबसे पहले हम जो है ऑप्शंस की बात करें तो जो वसंत विषुव होता है ना, वो होता है आपका जो है भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत जो है क्या होती है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, शरद विषुव भी किसको कहते हैं, ये भी सेम है, भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है, ये भी वही है। ठीक है, तो देखो शरद विषुव कब होता है, जब शरद विषुव होता है जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं। ठीक है, सॉरी गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं ना, तब होता है। कब, जब सूर्य जो है हम कह सकते हैं कि हम जो भारत के हिसाब से बात करें तो गर्मी से सर्दी की मौसम में जाते हैं ना अपन, उस टाइम जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर आता है ना, तब होता है आपका शरद विषुव। और जब हम जो है सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, जैसे अभी चल रहा है ना अपना टाइम, सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय जो होगा ना आपका वो होगा वसंत विषुव, जिसमें जो है सूर्य जो है आपका उत्तर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है और जो है भूमध्य रेखा पर जिस दिन लंबवत आ जाएगा उस दिन उसको कहेंगे वसंत विषुव और वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब बात यह है कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तब कौन सा होता है, तो कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें तो उसको कहते हैं उत्तरी अयनांत। ठीक है, दक्षिणी अयनांत कब होता है, जब जो है मकर रेखा पर जो है लंबवत हो सूर्य की किरणें, किस पर, मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वृहत ज्वार की स्थिति कब बनती है या होती है। देखो ज्वार होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है वृहत ज्वार और एक होता है आपका लघु ज्वार। ठीक है, वृहत ज्वार जो होता है ना, ये कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, और ये कब होता है, जब जो है आपका सीधी रेखा में ना हो, सीधी रेखा में ना हो। अब बात करते हैं जो वृहत ज्वार है ना, वो आपका या तो आता है पूर्णिमा को, मतलब सॉरी महीने में 2 बार आता है, एक तो पूर्णिमा को आता नहीं है 100% आता है, एक तो पूर्णिमा को और एक आता है अमावस्या को। महीने में कितनी बार, 2 बार, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। लघु ज्वार जो है ना वो कब आता है, वो जो है वृहत ज्वार के 7 दिन बाद आता है और ये भी जो है महीने में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है आपका 7 दिन बाद में आता है वृहत ज्वार के। अब यहां पर ऑप्शन में आपको पूर्णिमा और अमावस्या कहीं नहीं दिख रही, यहां बात हो रही है चतुर्थांश की। चतुर्थांश का मतलब हो गया एक महीने को 4 भागों में बांटो। तो ये मान लो कि पहले जो है 7 दिन या 8 दिन अलग, फिर अगले 7 दिन 8 दिन अलग, फिर अगले 7 दिन 8 दिन अलग, फिर अगले 7 दिन 8 दिन अलग। तो देखो दूसरे भाग में मान लो कि आप अमावस्या आती है, ठीक है, और फिर लास्ट भाग में आपकी जो है पूर्णिमा आती है, फिर महीना ऐसे चेंज होता है, ऐसे चलता रहता है। तो यहां पर देखो अमावस्या और पूर्णिमा को वृहत ज्वार आते हैं, तो एक तो जो है दूसरे चतुर्थांश में आता है, एक आता है चौथे चतुर्थांश में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय और चतुर्थांश में जो है वृहत ज्वार आता है। ठीक है, बात करें प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में कौन सा आता है, लघु ज्वार। कौन सा आता है, लघु ज्वार, जो वृहत ज्वार के लगभग 7 दिन
बाद आता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन नीचे आप जो है जाकर प्रेस कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटी या चोटियां भारत में स्थित है? अब नाम से ऐसा लग रहा है कि लगभग जो है 4-5 भारत में ही स्थित है, लेकिन देखो अन्नपूर्णा ये आपकी नेपाल में, ठीक है। बात करें धौलागिरी की तो ये भी है आपकी नेपाल में। बात करें मकालू की तो मकालू है आपकी जो है नेपाल तिब्बत या नेपाल जो है चीन बॉर्डर है या तिब्बत बॉर्डर है उस पर, ठीक है। बात करें गुरुला मंदाता की तो ये भी जो है आपकी तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में। तो अब आपके सामने है सब कुछ कि उत्तर क्या हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो कामेट है ना वो भारत में, और ये भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2। नाम से ऐसा लग रहा है कि सारी ही है, लेकिन रियलिटी है सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी ऑप्शन नंबर 2 वाली जो है भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बात हो रही है हिमालयी क्षेत्र की। स्थानांतरित मतलब जो घुमंतु कृषि होती है उसको कहते हैं। तो जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? तो उत्तर आप सोच लें, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खील, ठीक है। बात करें अपन पामा डाबी की तो पामा डाबी जो है ओडिशा में की जाती है, ठीक है, उड़ीसा में की जाती है। बात करें बरिंगा की, बरिंगा जो है पामा डाबी का ही अन्य नाम है, तो ये भी कहां की जाती है? आपकी उड़ीसा में। बात करें पोडू की, उड़ीसा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग आता है उसमें, आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग आता है, सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है। बात करें पोडू की, पोडू जो कृषि की जाती है आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में खील जो है कृषि की जाती। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है। एक तरफ जो है आपकी भारत की जो लो एस्क खनन क्षेत्र है वो दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, और दूसरी तरफ आपके राज्य दिए हुए हैं कि वो कौन से राज्य में स्थित है। सबसे पहले हम बात करें बादाम पहाड़ की या बादामी पहाड़ी की, तो बादाम पहाड़ जो है आपका लो एस्क जो है क्षेत्र है, ये आपका कौन से जो है राज्य में? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में, ध्यान रखना। फिर अगला उत्तर आप सोच के रखें अपने। फिर आपका अगला नोआमुंडी, नोआमुंडी जो है आपका क्षेत्र है ये है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में, ठीक है। फिर बात अपन करते हैं बोलाडीला की, और बोलाडीला जो आपका लोएस्क खनन क्षेत्र है वो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक। और फिर जो आपका आता है कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख है आपका कहां पर? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लोएस्क क्षेत्र कहां पर है। तो जो बादाम पहाड़ी है वो है आपकी उड़ीसा में, ध्यान रखना सारे के सारे लोएस्क क्षेत्र हैं। नोआमुंडी जो है वो आपकी झारखंड में, बोलाडीला है आपका छत्तीसगढ़ में, और कुद्रेमुख जो है आपका वो कहां पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1901 से लेकर 2011 तक जो है न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में जो है भारत में दर्ज किया गया? उत्तर नोट कर लेना आप। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1991। 1991 में जो है न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था भारत में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? बात यहां भूकंप की हो रही है, मतलब भूकंप जहां से प्रारंभ होता है उसको क्या कहेंगे? नाम से ही पता चल जाएगा आपको। आप अपना जो है उत्तर जरूर दें कि भूपर्पट्टी जो होती है उसके नीचे स्थित वह स्थान जहां से जो है भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका उद्गम केंद्र। कौन सा? उद्गम केंद्र। बात करें छाया केंद्र की, तो छाया केंद्र क्या होता है? छाया केंद्र जो है आपका होता है 104 डिग्री से, भूकंप से है ये 104 डिग्री से 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां पर जो है जो भूकंप तरंगे हैं वो क्या नहीं हो? भूकंप तरंगे जो है आपकी जो है उनका एहसास नहीं हो, या फिर भूकंप तरंगे जो है उपस्थित नहीं हो, ठीक है, उपस्थित नहीं हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है भूकंप का प्रभाव ही नहीं होता उसको कहते हैं छाया क्षेत्र। और ये मुख्यतः 104 डिग्री से 140 डिग्री जो होता है ना भूकंप से, उसमें होता है। अधिकेंद्र होता है जमीन पर उसका केंद्र, ठीक है, जमीन पर जो केंद्र होता है ना किसी भूकंप का, कि इस देश से भूकंप का केंद्र है, वो होता है। उद्गम केंद्र होता है जमीन के अंदर जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान है रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन जो है कि निम्न में से जो है असत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है? असत्य कथन। और ये जो है ऐसा मैं कल करवा चुका वैसे आपको, तो असत्य कथन कौन सा है वो आपको जो है बताना है। सबसे पहले हम बात करें जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग को चक्रवात अक्षु या फिर हम कह सकते हैं चक्रवात की आंख कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातागर में कपासी बादल तथा उष्ण वातागर में स्तरीय बादल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों को ध्यान में आप रखना। फिर दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, तो ये गलत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके प्रति चक्रवात है उनकी जो है दिशा जो होती है ना, वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। घड़ी की सुई की क्या होती है? विपरीत होती है। और ये जो है क्वेश्चन मैं कल वाली क्लास में पूरा अच्छे से बता चुका है कि चक्रवात और एक प्रति चक्रवात का मैंने सारणी बनवाई थी पिछली क्लास में, क्लास नंबर 6 में। अगर नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। और उसमें साफ साफ जो है मैंने आपको बता रखा है कि चक्रवात में जो उत्तरी गोलार्ध में कैसी हवा चलती है, दक्षिण में कैसी चलती है, कहाँ उच्च दाब होता है, कहाँ निम्न दाब। तो पिछली वाली क्लास जरूर देखें। फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा जो है अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है उसका उपभाग नहीं है। बात करें अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश की, तो जो ये मान लो कि अपना राजस्थान है, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा एक मिनट अच्छे से नक्शा बना देता हूं राजस्थान का। मान लो ये राजस्थान है अपना, ठीक है। और इसमें ये अरावली पहाड़ी है ना, इस अरावली के जो ये वाला क्षेत्र है ना साइड वाला, ये होता है आपका कौन सा? जो है अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश। जो अरावली का एकदम सटा हुआ जो भाग होता है ना मरुस्थल की तरफ, तो इसमें कौन सा भाग नहीं है वो पूछा है। तो उत्तर अब तो आप आराम से बता सकते हो। घग्गर मैदान ये भी जो है इस साइड गंगानगर जो है हनुमानगढ़ में, तो ये जो है इसका भाग है बिल्कुल। नागौरी उच्च भूमि, तो नागौर भी अरावली से जस्ट मरुस्थल की तरफ है बिल्कुल। फिर है गोडवार बेसिन, ये जो है जालोर और सिरोही के अंदर है। जालोर और सिरोही ये भी जस्ट क्या है आपका सटा हुआ है किससे? जो है अरावली से, जस्ट जो है पश्चिम की तरफ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मालपुरा करौली मैदान, क्योंकि ये बनास बेसिन का भाग है जो किस तरफ होता है? इस तरफ, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग में आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? ये पूछा है कि कौन सी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है। उत्तर अपना जान ले। कोठारी बनास की सहायक नदी है बिल्कुल। मोरेल है बिल्कुल। खारी है बिल्कुल। कुराल नहीं है, क्योंकि कुराल जो है आपकी 12 जिले से संबंधित है। और ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये मोरेल किसकी है? बनास की। एक है मोरेन, नाम ध्यान रखना, एक इसके जैसा ये मोरेन। और ये जो है माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? माही नदी की, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है आपको खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र, राजस्थान से संबंधित दिए हुए हैं खनिज और इधर खनन क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करें लोह अयस्क। लोह अयस्क जो खनिज है आपके वो कहां पाया जाता है? लोह अयस्क जो है आपका वो पाया जाता है आपका मोरिजा बानोला में। और ये मोरिजा बानोला है आपका जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। फिर बात करें अपन सीसा जस्ता की, और सीसा जस्ता जो है आपका कहां पाया जाता है? तो सीसा जस्ता आपका पाया जाता है राजपुरा दरीबा में। और ये कहां पर है आपका? राजसमंद में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं, जिप्सम की। और जिप्सम आपका पाया जाता है गोठ मांगलोद में। और ये कहां पर है आपका? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। फिर अपन अगर बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, और रॉक फॉस्फेट पाया जाता है आपका डंकन कोटड़ा में। और ये कहां पर है आपका? उदयपुर में, ठीक है। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जो है आप कह सकते हो कि आपने गलत बता दिया, क्योंकि मैं खुद मैथ का टीचर हूं, तो थोड़ा सा जीके में गलतियां हो जाती है, एसएसटी में खास करके। तो लोह अयस्क जो है आपका वो कहां पर है? मोरिजा बनोला जो जयपुर में है, ठीक है। सीसा जस्ता पाया जाता है राजपुर दरीबा में, ठीक है। जिप्सम पाई जाती है गोठ मांगलोद में, नागौर में, ठीक। रॉक फॉस्फेट डंकन कोटड़ा उदयपुर में। तो ये जो है इनका सुमेलित कर्म है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली शक्कर मिल यानी चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहां की गई थी? और कल ही मैं बता चुका कि राजस्थान की जो पहली जो आपकी मिल थी, चीनी मिल, वो कहां पर थी? भोपाल सागर में। और भोपाल सागर में कहां था? चित्तौड़गढ़ में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल सागर जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कल वाली क्लास देख ली तो ये उत्तर अपने आप आ जाता आपको, ठीक है। और ये 1932 में स्थापित की गई, ठीक है। ये एक निजी मिल थी, ठीक।
और जो आपकी केशोरायपाटन है ये 1965 में जो है स्थापित की गई आजादी के बाद। तीसरी मिल थी गंगानगर, गंगानगर जो चीनी मिल है वो 1937 में स्थापित थी, वो भी मैं बता चुका। और जो केशोरायपाटन है ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। कौन सी? सहकारी कोऑपरेटिव क्षेत्र की। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कल डिटेल से मैं इसमें बता चुका आपको। फिर 104वां क्वेश्चन जो आज का, ये जो है आपका गलत क्वेश्चन है कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी थी। तो ये ऑप्शन चारों ही गलत है। इसमें मैं बता देता हूं, राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो थी 21.31%। कितनी? 21.31%। ठीक है। बात करें सबसे ज्यादा कहां की थी, तो सबसे ज्यादा जो है बाड़मेर की थी और सबसे कम गंगानगर की। सबसे कम है गंगानगर की। तो ये सबसे कम थी और ये सबसे ज्यादा थी। और राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर थी 21.31। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी। एक मिनट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो, भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी जिसका नाम है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, मूलतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? नाम ध्यान रखना, ये मूलतः आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र किसको कहते हैं? आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव को। तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दोनों ही हो सकता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र। तो आर्कटिक होगा इसका। लिटिल स्टिंट जिसका जो वजन मात्र कितना होता है? 15 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे आएंगे। अब भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किस योजना के तहत हुआ? ये क्वेश्चन भी अपन जो है कल या परसों वाली जो अपनी एक क्लास थी उसमें कर चुके कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडलीय योजना, जिसका दूसरा नाम है कैबिनेट योजना। कौन सी? कैबिनेट मिशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, कैबिनेट प्लान भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन। ये 1946 में आई थी। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आई थी और इसको हम डिटेल से पहले जान चुके हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया? तो देखो, अनुच्छेद 15 में जो है आपको जो क्रम से ही बता देता हूं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये जो है आपके क्या है, इनके आधार पर जो है क्या किया गया है? विभेद निषेध किया गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। तो मूलवंश, जाति, लिंग तो है, निवास नहीं है। अब बात करें निवास शब्द किसमें शामिल है, तो अनुच्छेद 16 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद जो 16 है ना, उसमें जो है निवास शब्द को भी शामिल किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, सबसे पहला, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, वाद योग्य नहीं मतलब न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। तो यह भी बिल्कुल सही है, केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। फिर मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। तो यह गलत है। गलत कैसे है? बात हो रही है मूल संविधान की, जबकि 10 मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1900 जो छिंतर हुआ था उसके तहत शामिल किए गए थे। तो मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। फिर जो है इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े थे। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, बिल्कुल। इस टाइम 10 जोड़े थे, 11वां जोड़ा आपका 86वें संविधान संशोधन 2002। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन जो 18 से कम वर्ष के बालक, 18 से कम वर्ष के बालकों के लिए जो है ये कन्वेंशन बनाया गया और ये आयोजित किया गया आपका कब? जो है 20 नवंबर 1989 को। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? मतलब पहले 21 वर्ष तक थी मताधिकार की आयु, फिर जो है इसको 18 कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन
89 इंपोर्टेंट बनता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 से जो है 18 कर दी मतदान की आयु। तो ये जो है अपने क्या थे, इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जीवा स्टडी पर बने रहें। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें मिलेगी। ऐसी नहीं कि मैं, अब कई बोल रहे हैं कि लंबी क्लास लाओ, तो लंबी क्लास में जो है मैं 1 घंटे की क्लास लाकर अगर 30 मिनट जो है फालतू बकवास करता हूँ और 30 मिनट पढ़ाता हूँ, उससे अच्छा हम जो है 25-30 मिनट की क्लास ही देख लें, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अच्छे से पढ़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के।